नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार हिंद वॉइस के लिए आज आपसे मुखातिब। कल हम आपके पास इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि मैं फ्लाइट में था और दिल्ली में उतरते-उतरते रात के 11 बज गए, घर पहुँचते-पहुँचते 3 बज गए और इसीलिए हमने तय किया कि आज आपको थोड़ी देर पहले अपनी जो रोज़ की चर्चा है उसको शुरू किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय हिंदुस्तान में चल रहा है, वो एक अजीब बात है जो आप लोग और हम लोग शायद पूरी तरह नहीं जानते। केंद्र सरकार 1 जनवरी से एक नया आदेश ला रही है और वो आदेश की सुगबुगाहट आपको सुनाई दे रही होगी अखबारों में और रिज़र्व बैंक के हवाले से। केंद्र सरकार ने रिज़र्व बैंक से कहा है कि वो लोगों को कहे कि वो अपना सोना जो अब तक उन्होंने घोषित नहीं किया है, वो रिज़र्व बैंक को बेच दें और उसके बदले में उनको उनके सोने की 70% कीमत तुरंत मिलेगी और बाकी बची हुई 30% कीमत 30 साल बाद मिलेगी। और इसके लिए भारत सरकार ने एक समिति बिठाई है और समिति का अनुमान है कि देश में इस समय सरकार के पास, भारत सरकार के पास, रिज़र्व बैंक के पास और सरकारी जो संस्थान हैं उनके पास 700 बिलियन यूएस डॉलर का सोना है। और दुनिया में सोने के दाम बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में इस समय सोने की कीमत 1,26,000 रुपए प्रति तोला है। तो ऐसी हालत में सरकार का मानना है कि देश में लोगों के पास अघोषित रूप से व्यक्तिगत या डोमेस्टिक रूप से जो सोना है उसकी कीमत है 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा पैसा देश के लोगों के पास है और भारत सरकार की निगाह इसी बात पर है। वो चाहती है कि लोग अपने सोने को गलाएँ क्योंकि सोने के जो ज़ेवरात होते हैं, वो 14 कैरेट से लेकर 22 कैरेट के बनते हैं। तो उसकी कीमत कैसे लगाई जाएगी? तो उसके लिए ये है कि खरा सोना जो कि 24 कैरेट का होता है, उसकी कीमत भारत सरकार 70% आपको तुरंत तत्काल नकद देगी और नकद देने के बाद बाकी 30%। अब ऐसी हालत में सरकारों को सोचना है कि वो और लोगों को भी सोचना है कि वो सरकार के इस प्रपोज़ल को मानें या ना मानें। अब मैं आपसे इसीलिए मुखातिब हूँ कि इस संकट को आपको समझना होगा। सरकार का ये कहना है कि 30% सोने की कीमत के लिए वो आपको एक बॉन्ड देगी, गोल्ड बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 30 साल बाद यानी आज से 30 साल बाद कब होते हैं? 2055 में, तब आप उसे भुना सकते हैं। उस पर आपको कोई ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा और ना ही आपको उस पर कोई टैक्स देना होगा। सरकार इसकी आड़ में बता रही है कि ये पैसा जो आपके घर में सोने के रूप में बिल्कुल मुर्दा है, बिल्कुल डेड अ, धातु है, वो एक तरह से जनता के बीच से उठकर सरकार के पास जाएगा और सरकार के पास जाने से वो बाज़ार में आएगा और बाज़ार में आने से जो पैसा सरकार को मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? 5 ट्रिलियन के बदले सरकार मानती है कि हमें 3.5 ट्रिलियन रुपए का सोना मिल जाएगा और उस सोने को सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेचने के बाद लोगों को लिक्विडिटी मिलेगी, बैंकों को पैसा आएगा और उस पैसे को सरकार का कहना है कि वो अपनी जन समर्थन की नीतियाँ लोगों के कल्याण के लिए, महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, महिलाओं को पेंशन देने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, बाँध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, कारखाने बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, आईआईटी बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए खर्च करेगी। लेकिन जिन लोगों ने 8 नवंबर 2016 का दिन देखा है, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज रात के 12 बजे से आपकी जो मुद्रा है, वो लीगल टेंडर नहीं रहेगी। यानी उसकी कोई कानूनी जो महत्व है वो नहीं रहेगा और उसे रद्दी का टुकड़ा बना दिया जाएगा। और तब लोगों को पता है कि किस तरह लाखों, करोड़ों लोग अपना पैसा बैंकों में होते हुए, अपनी जेब में पैसे होते हुए, औरतों ने जो पैसा घर में रखा हुआ था उस पैसे के होते हुए, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वो बैंकों की लाइन में लगे, 2-2 हज़ार, 5-500 रुपए के नए नोट को लेने के लिए और ये सिलसिला जो है जब से शुरू हुआ
आज तक चल रहा है। तो क्या आप ऐसे में ये सोच सकते हैं कि आज की सरकार जो आपको गोल्ड बॉन्ड दे रही है, क्या उस समय की सरकार नहीं कह सकती कि हम इसको जो है लीगल टेंडर नहीं मान रहे, आपका जमा करने की जो रसीद है, इसे हम रद्दी कर रहे हैं और रद्दी करने के बाद आप अपने पैसे के लिए क्या करेंगे ये आप सोच सकते हैं। सोना वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों की प्रिय धातु रहा है। मैं उस सोने की बात नहीं कर रहा जो लोग सोते हैं। बिस्तर पे सोना भी अच्छी बात है, लेकिन उसकी नींद उड़ाने के लिए जो घर का सोना होता है अगर वो छीन लिया जाए, तो हर व्यक्ति जो है बड़ा परेशान होगा, दुखी होगा और उसका जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी किसी चीज़ की मदद करे, कोई सेवा करे, आपको किसी तरह का लाभ दे। तो अब इस मुद्दे पर ज़ोर-शोर से आपको बड़ी अच्छी-अच्छी राय गोदी मीडिया देगा। वो कहेगा कि सोना मत रखो, रोल्ड गोल्ड पहनो, सोना पहनना नहीं चाहिए क्योंकि व्यवस्था बड़ी खराब है, कानून व्यवस्था खराब है। उस सोने का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से आपका कान कट जाए, उस सोने का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से आपकी उँगली कट जाए, उस कड़े को पहनने का क्या फ़ायदा जिसके पहनने से आपका कोई हाथ ही काट के ले जाए। अब ऐसी हालत में दृश्य बड़ा भयावह है। अगर आपने सोने का हार पहना है, तो कोई आएगा और तलवार से आपका सर काट देगा। तो बेमुंडी का शरीर लेकर आप क्या करोगे? तो इसलिए अच्छा है, रूबी का लियाकत और दूसरे जो मीडिया वाले हैं, वो आपको ज्ञानवर्धन करेंगे कि सोना जो है भौतिक चीज़ है, आपको आध्यात्मिकता में जीना है और इसलिए सोने का त्याग राष्ट्र हित में ज़रूरी है और जो राष्ट्र हित में सोने का त्याग नहीं करता, वो राष्ट्रद्रोही है। तो अब इन चीज़ों को लेकर आपके पास एक अभियान शुरू होने वाला है। लेकिन जनता भी अपने लेवल पर अपने तरीके से बहुत सारे अभियान खुद शुरू कर देती है। अभी आपने देखा होगा कि एक अभियान चल रहा है, धीरे-धीरे सुलग रहा है और वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया अरावली की पहाड़ियों के लिए। दिल्ली से अरावली की पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और ये हरियाणा से आती हैं और हरियाणा के पास के इलाके से होती हुई राजस्थान जाती हुई गुजरात तक जाती है। और अरावली की पहाड़ियों को दुनिया की 200 साल पुरानी 200 लाख साल पुरानी सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला माना जाता है। और इसके तहत लोगों को 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि राजस्थान और रेगिस्तान, जिसे मरु उद्यान कहा जाता है, उसका फैलाव ये रोकता है। अगर अरावली की पहाड़ियाँ नहीं होती, तो आज के समय में दिल्ली में और जो दूसरे इलाके में जहाँ हम खेती करते हैं, वहाँ पर आपको रेगिस्तान मिलता और पूरा का पूरा मरुस्थल होता और हम लोग खानाबदोश की भूमिका में होते। और अरावली की पहाड़ियों की वजह से ही दिल्ली का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और दिल्ली की जो प्राकृतिक वास्तुकी है, वो इतनी अच्छी है क्योंकि जब अंग्रेज कलकत्ता में थे, तो 1912 में उन्होंने तय किया कि दिल्ली में देश की राजधानी ले जाई जाए, क्योंकि उन्होंने पाया कि एक तरफ तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ जमुना का पानी है। तो जमुना और अरावली की पहाड़ियों के बीच का स्थान जो है, उन्होंने देश की राजधानी के लिए चुना, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और आप भी हम लोगों की राजधानी इसे ही मानते हैं। तो लेकिन सरकारों ने क्या किया कि धीरे-धीरे जमुना को भी प्रदूषित किया और जल का दोहन इतना ज़्यादा होता है, ट्यूबवेल लगाकर आप देखते हैं कि रोज़ पानी का स्तर नीचे जा रहा है। बहुत सारे गाँव में पानी नहीं है और हर घर जल, हर घर नल वाली योजना जो सरकार चलाती है, अगर जमुना ही नहीं रहेगी तो कैसे जल मिलेगा? देश के जो भूजल का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल गिरने की वजह से लोग जो है पानी ना मिलने की वजह से मजबूर हैं। अब आप सोचिए, जो समिति सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई, सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता में वो समिति थी। उसमें एक के विनोद चंद्र थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और दूसरे थे एन.वी. अंजारिया। अब इन तीनों ने कहा कि समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसे हम स्वीकार करते हैं। अब समिति की रिपोर्ट क्या है? समिति की रिपोर्ट है कि जो पहाड़ी 100 मीटर से ऊँची होगी, उसे पहाड़ी माना जाएगा, बाकी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। और उस पहाड़ी के साथ भी शर्त है कि उसकी ढलान 3% होनी चाहिए। 3% ऐसे समझेंगे जैसे ये, अगर ये होगी तो 3% है।
अगर ये ऐसे हो गई तो 45% है, अगर ये हो गई तो 30% है। तो ये नहीं चलेगी। जो सीधी नुकीली है, जो सीधी आसमान की ओर जा रही है, वो 3% वाली पहाड़ी ही मानी जाएगी और दूसरा 2 शिखरों के बीच में अगर 500 मीटर से ज़्यादा का गैप है, तो वो गैप होगा तब उसे पहाड़ी माना जाएगा। अगर उनके बीच में 500 मीटर से ज़्यादा का गैप है, तो उसको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। और इसीलिए अरावली के पास रहने वाले लोग और देश के जो पर्यावरणविद हैं, जो समझते हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस रूप में ना हो कि वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाए। अब जब से मोदी सरकार आई है, उसका ध्यान जो है, हर उस चीज़ पर है जो कि देश की सदियों से पुरानी विरासत का हिस्सा है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों को अपने मनमर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसीलिए अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, उनमें जो स्टोन्स हैं, एक तो सैंडस्टोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेत के, दूसरे चूने के पहाड़ हैं जिनसे चूना बनता है, तीसरा वो ऐसी जगह है जहाँ पर संगमरमर के खदानें हैं और दूसरी प्राकृतिक जो धातु हैं वो मिलती हैं। उन सब पर कुछ उद्योगपतियों की निगाह है। वो चाहते हैं कि हर माल हड़प लो और हड़प कर उनका दोहन करो और दोहन करके पैसा कमाओ और पैसा कमाकर वो क्या करेंगे? वो हिंदुस्तान नहीं रहेंगे। आज भी 9 लाख लोग पिछले 8 साल में हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले गए हैं और विदेश जाकर उन्होंने पेड सिटिज़नशिप ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यवस्था की है कि आप अगर 9 करोड़ रुपए देंगे तो आपको गोल्ड कार्ड के तहत अमेरिका की सिटिज़नशिप मिल जाएगी। तो 9 लाख लोग 9-9 करोड़ देकर अगर हिंदुस्तान का पैसा लूट कर बाहर चले जाते हैं, तो समझिए अमेरिका को कितना लाभ होगा। अमेरिका को मिलेंगे 81 लाख करोड़ और 81 लाख करोड़ यानी 1 ट्रिलियन और वो इससे मिलेगा क्योंकि ये लोग देश को लूट कर बाहर जा रहे हैं और जाने के वाले इन लोगों को रोकने में सरकार का कोई हाथ नहीं। आप लगातार सुनते होंगे, मेहुल चौकसी भाग गए, हमारे जो दूसरे किंगफिशर के मालिक हैं, वो भाग गए, फिर नीरव मोदी भाग गए। किसी को हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को महलाने में कामयाब नहीं हुई। ये नहीं कि कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन उसका ध्यान उसको लाने में नहीं है, क्योंकि वो लाएँगे तो एपस्टाइन फ़ाइल जैसी बहुत सारी फ़ाइलें खुल जाएँगी। बहुत सारी फ़ाइलें हैं। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई सरकार कोई नस दबाने की फ़ाइल है और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग दूसरों का ब्लैकमेल करते हैं और मैं तो कई बार बड़े व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी एपस्टाइन फाइल जैसी कोई फाइल आए, उसको रोकने में लगी रहती है। एक चर्चा करना चाहूँगा 2004 में जब फाइल आई थी, वो फाइल नहीं थी, वो टेप थी, कन्वर्सेशन की टेप थी और वो थी अमर सिंह की। अमर सिंह की बड़ी नाज़ुक व्यक्तिगत और इसी तरह की ट्रिपल एक्स वाली बातें टेप में थी और उस टेप को ज़ाहिर ना किया जाए इसके लिए एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सच-धज के साथ कहा कि इन फाइलों को पब्लिक को नहीं बताया जाए। इनको कोई बताएगा तो उसपे आपराधिक मुकदमा दर्ज अब देखिए कहाँ अमेरिका है, कहाँ हिंदुस्तान है। अमेरिका के राष्ट्रपति की नंगी फ़ोटोआँ एपस्टाइन फाइल में आ रही हैं और किसके दस्तखत से आ रही हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खुद के दस्तखत। ये पुराने राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, उनकी भी आ रही हैं, वो भी राष्ट्रपति थे। और बाकी जिन लोगों की आएँगी, उसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बिल गेट्स भी हैं उनमें और दूसरे लोग भी हैं। तो आप एक बात समझिए कि जिस हालत में हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों को रोकती है, वो बड़ा चिंतक है। आप ये मत समझिए वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं। हमारी कोर्टें जो हैं ड्रेस और एड्रेस 2 चीज़ों से बड़ी प्रभावित होती हैं। और इसीलिए और कुछ फ़ाइलों का ज़िक्र मैं करना चाहूँगा, एक सहारा की फ़ाइल
उस फ़ाइल का नाम है लाल डायरी। उस डायरी में मोदी जी को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये लिखा हुआ है। ऐसे ही बिड़ला की डायरी है। सुप्रीम कोर्ट कहती है वो नहीं दिखाएँगे, वो नहीं बताएँगे, उनको चुप रहो। तो ये फ़र्क है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में और अमेरिका के। अमेरिका में कोई व्यक्ति कितना ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं। आज भी डोनाल्ड ट्रम्प को एक मामले में, आपराधिक मामले में सज़ा मिली और उन्हें जुर्माना देना पड़ा। हिंदुस्तान में आप सोच सकते हैं ऐसा होगा? हमारे यहाँ तो चुनाव आयोग को कह दिया बेटा तेरे 100 खून माफ़, कत्ल कर, रेप कर, कुछ भी कर। और इसी हालत में देश में जो बदहाली है, वो सबसे ज़्यादा शोषण किनका होता है? जो गरीब होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, जो लाचार होते हैं, जिनके पास साधन नहीं होते। और जो नया फैसला है, नया मामला है, वो है बिहार का। बिहार में एक डॉक्टर नुसरत परवीन को उनकी डिग्री देते हुए, अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री ने उनकी नकाब को खींच दिया। और खींचने के बाद मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया। एक तो भूतपूर्व मंत्री हैं, संजय निषाद, उन्होंने कहा और भी कहीं छू लेते तो क्या कर लेते, उँगली कर लेते तो क्या कर लेते, और वो ही, हे करते रहे। किसी ने उनके खिलाफ, किसी महिला संगठन ने, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों बने हुए हैं? बंद कर दो ये दुकानें। इन दुकानों को चलाने से देश पे खर्चा बढ़ता है और कुछ नहीं होता। अब मोदी जी की सरकार है, नीतीश बाबू जो है कुछ भी कर सकते हैं। लोग सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि इसमें कोई गलत नहीं था। यानी कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसको हम गलत नहीं मानेंगे, हम सही मानेंगे। तो इस तरह सीता के अपहरण को भी सही मानेंगे। तो ऐसी हालत में जो सरकार का तरीका है, उसको आप देखेंगे तो उसके खिलाफ सरकारें ही खड़ी होती हैं। हमने देखा, आपने देखा कि अब झारखंड की सरकार जो है, उसने, हेमंत सोरेन की सरकार ने डॉक्टर परवीन को कहा है कि हम आपको नौकरी देंगे। उधर नीतीश कुमार, मान लीजिए वो जॉइन करती हैं। अब सवाल ये है, मान लीजिए वो जॉइन करती हैं, तो क्या होगा? सरकार अगले दिन ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। सरकार उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर सकती है और उसके चक्कर में फँसाकर उनके जीवन को नरक बना सकती है। तो ऐसी हालत में जब सरकारें खुद कानून तोड़ती हैं, किसी ने नहीं कहा कि अभी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो भारतीय न्याय संहिता है नई वाली, उसमें तो किसी औरत को निवस्त्र करना का जो जुर्म है, वो नॉन बेलेबल है, उसमें 5 साल की सज़ा है। लेकिन सरकारें में जो लोग बैठे हैं, वो 2 तरह के आचरण करते हैं। एक आचरण है सत्ताधीश का और एक है विरोधियों का। विरोधियों को कुचल डालो और अपने किसी भी सत्ताधारी पर उँगली मत उठाओ। ये एक व्यवस्था हिंदुस्तान में बन गई है। तो ऐसी हालत में मेरा ये आपसे कहना है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमें जागरूक होना पड़ेगा। हर फैसले को कसौटी पे कसना पड़ेगा। अन्यथा ज़्यादा आप यकीन अगर अदालतों पे, समाज पे, सोसाइटी पे, सरकार पे करेंगे, तो ये सरकारें धीरे-धीरे आपकी नागरिक स्वतंत्रता, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता, आपके रोज़गार, आपके स्वास्थ्य सबको खत्म करेगी और धीरे-धीरे आपको पशु योनि में ले जाएगी। क्योंकि ये मानते हैं कि लोगों का जन्म जो है, सिर्फ़ वोट देने के लिए हुआ है और वोट लेने के बाद सरकार का काम है 5 साल तक उनके ऊपर राजा की तरह राज करना और राज करने के दौरान ये मानना कि हम लोगों को जैसे चाहेंगे नचाएँगे, क्योंकि इनके अंदर किसी तरह की रीढ़ की हड्डी नहीं है। लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए और रीढ़ की हड्डी होगी तभी वो तनकर खड़े हो सकते हैं, तभी वो देश और समाज के संकट पर अपनी राय रख सकते हैं और तभी उसका विरोध कर सकते हैं। तो विरोध का अधिकार लोकतंत्र का आपका अधिकार है और मत देने का अधिकार उसकी शुरुआत है। लेकिन ये पहले आपके वोट को खरीदते हैं, फिर आपके विरोध करने की ताकत को खत्म करते हैं और फिर आपको जानवर की तरह रखकर जब मौका लगता है, पुलिस स्टेट में बदल देते हैं। और इसीलिए आज हिंदुस्तान को मैं पुलिस स्टेट मानता हूँ
और ऐसा स्टेट मानता हूँ जो फ़ासिज़्म का शिकार है। धन्यवाद।